हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। ईपीएफओ के अंदर एएसओ की नौकरी आ चुकी है। इसकी सबसे पहले सैलरी ही दिखाई दो। काफी बच्चे कहते हैं कि ये झूठ है, 1,50,000 से प्लस इसकी सैलरी लेती है। चलिए आपको मैं सबसे पहले सैलरी ही इसके दिखा देता हूं किस तरीके से सैलरी है। तो ये रही इसका सैलरी का पूरा सिस्टम। उसके बाद में बात करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या है, एग्जाम कैसे होता है, अप्लाई कैसे करना है। वीडियो को लास्ट में हम जानेंगे अप्लाई कैसे करना है। एक एक चीज को अच्छी तरीके से वीडियो को लास्ट तक आराम से पैसे से वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कर समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले देखिए शानदार वेतन और भत्ते जो इस नौकरी को खास बनाते हैं। इस नौकरी के अंदर ये ही खास है, इसकी सैलरी सबसे अलग बनाती है। अब रेलवे के लगो एग्जाम्स देख लो, उतनी सैलरी नहीं है जितनी इसकी सैलरी है। और पोस्ट भी अपने आप में बड़ी पोस्ट है, नॉर्मल पेपर होता है, सिलेक्शन आप ले सकते हो। तो सबसे पहले देखिए प्रारंभिक इन हैंड सैलरी मिलती है आपको 80,000 ही स्टार्टिंग इसकी सैलरी। भाई ये पे लेवल 7 पे है। अगर यही पे लेवल 8 आ जाता है आपका, तो यही सैलरी 8वें वेतन आयोग के बाद संभावित सैलरी 1,75,000 पर महीना। लास्ट तक ये सब कुछ जोड़कर डीए यानी कि महंगाई भत्ता, एचआरए मकान किराया भत्ता, टीए जो को आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, एफएमए जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, ये सभी मिलाकर आपकी ये सैलरी। तो भाई ये तो क्लियर है 8 पे कमीशन आएगा। ये तो 100% तय है कि 8 पे कमीशन आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी नहीं तो 1 साल बाद में आ जाएगा, तो ये तो आएगा ही। जैसे आता है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अभी भी दोस्तों 80,000 पे कम नहीं अपने आप में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका क्या सिस्टम रहने वाला है। प्रॉपर एक एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। नई नई भर्तियों अपडेट हम आपको देते रहते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपकी पोस्ट है, एएसओ की पोस्ट है। 2026 नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, अप्लाई आप कर सकते हो। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, एग्जाम इसका होता है आपका, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। एग्जाम भाई होगा, पहले मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी, एज, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ बात करेंगे। देखिए भाई, तो देखिए क्या लिखा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की जो भर्ती है, फिर से का विस्तृत और आसान विश्लेषण क्या कहता है, आराम से चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि केंद्र सरकार की सबसे शानदार और प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक ये नौकरी है। संगठन है आपका, ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ। क्या है? एम्प्लॉय में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पद है आपका एएसओ की पोस्ट आपकी। कैटेगरी किस में आता है? नॉन गेजेटेड ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर आपकी पोस्ट आती है। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी है, परमानेंट, कोई प्राइवेट नहीं, सरकारी नौकरी है ये वाली आपकी। ठीक है, शानदार नौकरी रहती है। परीक्षा आयोजक कौन लेता है? एग्जाम कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस। आईबीपीएस इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उसके बाद में देखिए क्या आप इस पद के लिए योग्य हैं? भी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? तो केवल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है, किसी भी विषय के अंदर आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन पास है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई कार्य अनुभव जरूरी नहीं है। फ्रेशर सीधे आवेदन, सीधे डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन। मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष। अब कैटेगरी वाइज एज की हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाती है। वो आपकी छूट किस तरीके से इसके अंदर देखिए, जो टीयर 1 ये तो वैसे दिया गया। जो आपका जनरल यूआर कैटेगरी है इसकी 27 वर्ष तक है। अगर वही बात करें ओबीसी की है तो इसकी 20 से 30 वर्ष तक है। ठीक है, 3 साल की छूट मिलाकर। एससी एसटी की बात करें उसके लिए आपका 32 वर्ष तक है, क्योंकि इसके अंदर 5 वर्ष का आपका जुड़ जाता है। ये आपका जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 32 साल। तो ये एज आपकी है, यानी कि 20 से 32 साल आपकी इसके अंदर एज रहती है। सफलता की सीढ़ी चयन प्रक्रिया के 3 चरण इसके अंदर होते हैं। जो एक है प्रीलिम्स, जिसको हम टीयर 1 कहते हैं, या फिर इसको आप सीबीटी 1 भी कह सकते हो। सीबीटी 1 ये आपका एग्जाम होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ पास करना होता है। पास करते ही सीधा डायरेक्ट आपका ये होगा फेज सेकंड, जिसको मेंस एग्जाम कहते हैं। जो आपका सिलेक्शन होगा ना, वो इन 2 एग्जाम के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल एफएस लिख देता हूं, फाइनल सिलेक्शन होता है। जो इसके अंदर क्या कुछ आता है वो हम बात करेंगे। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, बात करेंगे अभी। देखिए ये मेरिट के लिए और ऑनलाइन टाइपिंग और लेखन के लिए आपका ये रहता है। इसके अंदर आपका टाइपिंग और लेखन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। इसके आपका
इसका आपका एग्जाम होता है। अंतिम चयन फाइनल सिलेक्शन पूरी तरीके से फेज सेकंड और फेज थर्ड पर डिपेंड करता है, इनके ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। फेज वन जो प्रीलिम्स है, परीक्षा का स्टिक पैटर्न क्या कहता है, इंग्लिश आपका आता है, रीजनिंग आता है और मैथ इसके अंदर आता है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 आते हैं, यानी कि 70 और 20 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। 20 सभी के अंदर 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। कुल समय आपका 1 घंटा, इसके अंदर 100 क्वेश्चन 1 घंटा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नॉर्मल अगर आप ये दोनों करोगे ना, तो ये दोनों करते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रत्येक 4 गलत उत्तरों पर 1 अंक काटा जाएगा। ये है आपका सिर्फ पास करने के लिए, इससे आप सिर्फ पास करोगे। पास करते ही आपका सीबीटी सेकंड होगा। मैं सीबीटी सेकंड लिख देता हूं इसको, ठीक है। सीबीटी सेकंड या फिर टीयर सेकंड कह सकते हो या फिर मेंस एग्जाम कह सकते हो, कुछ भी कह दो, देना तो दूसरा एग्जाम ही पड़ेगा। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर की, ठीक है। जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस सिस्टम हो गया, इनसे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके 40 मार्क्स के रहते हैं। फिर 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं जो कि 60 नंबर के रहते हैं और इन्हीं के ऊपर आपका कट्टो बनती है। कुल समय इसके अंदर आपको दिया जाता है 2 घंटे का, टोटल समय इसके अंदर 2 घंटे का दिया जाता है। उसके बाद में देखिए फेज 3 यानी कि टीयर थर्ड, आपकी लेखन शैली और टाइपिंग स्पीड का परीक्षण किया जाता है। परीक्षा का मोड आपका ऑनलाइन आपकी टाइपिंग होती है, टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है। प्रश्न दिए जाते हैं हमको 3 प्रश्न, निबंध, पत्र आदि कुछ भी दे सकते हैं। कुल अंक 150 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, आपको मैंने सैलरी का शायद ये बता दिया है, ये आपकी सैलरी है, आपको कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी है, प्रारंभिक सैलरी इन हैंड जो मिलती है ना, वो आपकी 80,000 पर महीना आपको सैलरी मिलती है। ये 7 पे के अंतर्गत आती है। अगर आपका 8 पे कमीशन लागू होता है, जो कि हमें पता है 100% आपका 8 पे कमीशन लागू होगा ही, जाहिर सी बात है 8 पे कमीशन लागू होगा। इसके अंदर आपकी सैलरी बन जाती है 1,75,000 सैलरी बन जाती है, जो कि डीए, एचआरए, टीए, एफएमए ये जोड़कर आपकी इतनी सैलरी बनती है। अभी फिलहाल आपको ये मिलेगी, सिलेक्शन ले लेती है तो ये इसकी सैलरी ही इस नौकरी को सबसे खास और सबसे अलग बनाती है। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है मेरे दोस्त। अप्लाई के लिए काफी बच्चों को डाउट बनते हैं कि सर हमें अप्लाई करने के ऊपर हमें बता दीजिए, अप्लाई का हमें समझ में नहीं आता है। तो अप्लाई का मैं आपको बताता हूं। देखिए, सुनहरा अवसर हाथ से ना जाने नहीं देना है, आज से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है अप्लाई करके। देखिए, आवेदन कैसे करना है, आईबीपीएस या फिर ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद आप अप्लाई वाले सेक्शन के अंदर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नई भर्ती आई हुई है आपकी। तैयारी का सही समय क्या है, प्रतियोगिता बहुत अधिक है, आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, आज से ही अपनी स्टडी प्लान बनाए। अब कैसे अप्लाई करना है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि ईपीएफओ न्यू वैकेंसी 2026 फॉर्म कैसे अप्लाई करें, आपको वीडियो मिल जाएगी, काफी सारी वीडियो डाली हुई है। यह केंद्र सरकार में अपना करियर बनाने का एक बेहतरीन मौका है, जिसे आपको जाने नहीं देना है और इसके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, 100% सिलेक्शन लेना है अच्छे तरीके से तैयारी करके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।